आज शो की शुरुआत में एक सुरक्षित निवेश क्या होता है और ऐसे में किस तरह के विकल्पों को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। निवेश के लिहाज से मिड कैप या मल्टी कैप, कहाँ है कितना जोखिम, कहाँ है कितनी सुरक्षा, जानेंगे। साथ ही सही रणनीति बनाने का सही तरीका क्या होगा, स्पेशली अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा हो, करोड़ों की कमाई अगर आपको करनी हो अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए। एक ही फंड हाउस का मिड कैप फंड भी आपके पास है, इंडेक्स फंड भी आपके पास है, तो क्या वो लेना सही होगा। एक ही फंड हाउस में से कितने सारे फंड्स पोर्टफोलियो में आपको लेने चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। गोल्ड ईटीएफ में कैसे आपको निवेश करना चाहिए, गोल्ड ईटीएफ आपके कितने काम का है, इस पर अभी हमारे एक्सपर्ट से हम सलाह लेंगे और बताएंगे आपको कि आपके लिए सही रणनीति क्या है। इसके बाद हमारी बेहद खास पेशकश में आ जाने वाला कल ईवी की तेज रफ्तार, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या है फिलहाल रुकावटें, देश में इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार कितना जोर पकड़ चुका है, भारत में ईवी मार्केट में आखिर कितना बड़ा खिलाड़ी है भारत, ईवी व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लेना आखिर क्यों ज़रूरी है, इन सब पे चर्चा होगी हमारी बेहद खास सेगमेंट में 4:30 बजे। और आपके पोर्टफोलियो पर अगर आपको भी सलाह चाहिए तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको नोट डाउन करें, अपने सवाल यहां पर भेजें। सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी। अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों को भेजें। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं आपकी इस शो में। और चलिए आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, जो कि एमडी हैं अपना मनी मैनेजर्स के। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और आज हम शो की शुरुआत सवाल जवाब के सिलसिले से कर रहे हैं और पहले दर्शक का सवाल भी हम लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। इनका नाम है प्रवीण शिंदे और इन्होंने आईसीआईसीआई ब्लू चिप खरीदा हुआ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा का स्मॉल कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप भी इनके पास, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज उनके पास है, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट इनके पास है। पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 5 लाख है। 18 साल में इनका टारगेट है लगभग 1.5 करोड़ का। और एसडब्ल्यूपी भी करना चाहते हैं गोल्ड पूरा होने के बाद। लगभग 60,000 रुपये हर महीना जो है कैसे करें एसडब्ल्यूपी, ये इनका सवाल होगा। 15 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 साल के बाद कह रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं ये। ओके, फोन लाइन पे हमारे साथ नहीं है हमारे दर्शक। ऑलराइट, कहाँ से आप शुरुआत करना चाहेंगे पंकज जी? कविता जी नमस्कार। देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं विस्तार से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिर्फ फंड्स की बात नहीं है। जो पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई बदलाव की राय में नहीं रखता फिलहाल, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो टारगेट सेट किया है, जो इनकी प्लानिंग है, उसमें काफी बदलाव की जरूरत है और काफी सीख की जरूरत है। देखिए, यदि ये कह रहे हैं कि इनको 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 18 साल में, अगर आप 6% की महंगाई दर मानकर चलते हैं, तो 1.5 करोड़ की जो वैल्यू है, वो रहेगी आज के लगभग 52 लाख के आसपास। क्योंकि बात करें रिटायरमेंट की, ये एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म में जब आप टारगेट सेट करते हैं, तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 52 लाख रुपए के आसपास, जो मतलब आज की जो वैल्यू है 52 लाख की, उतनी उस टाइम पे रह जाएगी, तो इसके लिए इन्हें टारगेट रिवाइज करना होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 60,000 पर मंथ ये विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए, अगर 60,000 की जरूरत आज है और अगेन में 6% की महंगाई दर मानकर चलूं, तो 18 साल के बाद 1,71,000 रुपया पर मंथ इन्हें लगेगा, और वो भी जब ये बात करें 18 साल के बाद। लेकिन क्योंकि जैसे उम्र बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, आपकी जरूरत भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि महंगाई दर जो है वो आगे भी जारी रहेगी। तो इसके लिए जब प्लानिंग करें, तो इस हिसाब से किया जाना चाहिए कि आपका जो आप कह रहे हैं कि 60,000 रुपीज उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या है, जो मैंने कहा कि 1,71,000 के आसपास आती है, वो फिर बढ़ती भी रहेगी। तो ये सब हम देखें तो इनको करीब करीब मतलब उस वक्त पर 4-5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी 18 साल के बाद, ना कि 1.5 करोड़ की। और अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जो ये निवेश कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए अभी
लमसम में किया हुआ है, 35,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं पर मंथ, तो 15 साल में, क्योंकि 15 साल तक ये निवेश करेंगे और उस टाइम पर वैल्यू हो जाएगी करीब 2 करोड़ 88 लाख, और 3 साल वो अगेन ग्रो करेगा, फिर 18 साल के बाद ये एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे, तो उस वक्त इनके पास करीब 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और अगर ये 10% से स्टेप अप कर लें, तब इनके पास 18 साल में करीब 4 करोड़ 45 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक तो राय है कि 10% से स्टेप अप जरूर करें, अपने पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। और टारगेट ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़, बट कैलकुलेशन के हिसाब से और 10% अगर स्टेप अप भी कर लें तो 4.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा होती दिखाई दे रही है, जो मेरे हिसाब से इनकी जो प्लानिंग है वो हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्फ्लेशन का जो असर पड़ता है आपके निवेश पर, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो बस 10% से स्टेप अप करें, स्कीम सही है। ऑल द बेस्ट टू मिस्टर प्रवीण। ऑनलाइन पर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो डिटेलिंग आपने दी है उसके मुताबिक यहाँ पर फंड्स में तो कोई बदलाव नहीं है, और महंगाई का जो कि आपने अपने आकलन में भी ध्यान रखा है, उसको लेके प्रवीण शिंदे को रणनीति मिलती हुई। आगे बढ़ते हैं और अमित का सवाल लेते हैं। विश्वजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। आपका स्वागत है सर शो में। और अमित साहब का सवाल लेंगे जमशेदपुर से। इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है यूट्यूब के ज़रिए, और 20,000 की एसआईपी इनको करनी है मिड कैप में, और उसके लिए ये पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कैसा रहेगा। बाकी या चाहते हैं कि या तो ये करें या तो आप इनको ईटीएफ में निवेश करने की सलाह देंगे। हाँ अमित जी, सबसे पहले तो अगर आपका पोर्टफोलियो में और भी फंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीधा मिड कैप से अगर आप शुरुआत करें तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप फ्लेक्सी कैप या फिर किसी लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें। बट अगर और फंड्स भी हैं और आप केवल मिड कैप के बारे में पूछ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी है। तो मेरे ख्याल से इस पर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है, 20,000 रुपए की एसआईपी की जा सकती है। जहां तक कि आपका सवाल है कि ईटीएफ से करें कि एक्टिव फंड से करें, तो देखिए दोनों में रणनीति में फर्क है, दोनों की स्ट्रेटेजी में फर्क है। ये एक एक्टिव फंड है, यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है, मार्केट के उतार चढ़ाव में फंड मैनेजर अपना रोल प्ले करता है। जहां तक कि ईटीएफ का सवाल है, वहां पे आप बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं, उसी तरीके से आपको निवेश करना होता है और खरीद 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 और बेच करनी होती है, और उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप निवेश करें। ईटीएफ में बहुत सारे फायदे हैं कि आपका जो कॉस्टिंग है वो काफी कम हो जाती है, एक्टिव फंड में थोड़ी सी कमीशन ज्यादा रहती है, एक्सपेंस रेशियो थोड़े से ज्यादा रहते हैं। बट अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक अच्छा फंड है, आप बिल्कुल उसमें निवेश कर सकते हैं। और बाकी पोर्टफोलियो भी जरूर अपना ध्यान रखें, केवल एक मिड कैप फंड में निवेश न करें। आगे बढ़ते हैं, रवि रंजन जी का सवाल लेते हैं। क्या ये फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? और राइट, आई थिंक ये भी दर्शक हमारे यूट्यूब पर ही आज हैं, और 10 साल में इनको चाहिए 2 करोड़ रुपए HDFC मल्टी कैप, और पैसिव मल्टी कैप इन्होंने लिया हुआ है एक ICICI प्रो का भी। पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख की है, और मंथली SIP को बढ़ाना चाहते हैं, और फिलहाल जो कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, ये भी इनका सवाल है। देखिए कविता जी, 2 स्कीम हैं, दोनों मल्टी कैप हैं, एक पैसिव है, एक एक्टिव है। तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मल्टी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट का एक्सपोजर मिल जाता है, डाइवर्सिफाइड स्कीम है। और एक्टिव और पैसिव दोनों हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। तो स्कीम का चुनाव तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो टारगेट है अगेन सिर्फ 10,000 की एसआईपी हो रही है राइट नाउ, 5 लाख रुपए का लमसम निवेश किया हुआ है। 12% के CAGR पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10 साल में करीब 38 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, जबकि टारगेट ही कह रहे हैं 2 करोड़। तो काफी गैप है टारगेट में और जितना अमाउंट इकट्ठा हो सकेगा। अगर मैं कैलकुलेट करूं अगेन 12% के CAGR पर, तो 2 करोड़ अगर 10 साल में इकट्ठा करने हो तो इन्हें करीब 82,000 महीने की एसआईपी करनी होगी। अगर स्टेप अप मेथड भी अपनाते हैं तो यहां पर निकल कर आ रहा है कि 57,000 रुपए महीने की एसआईपी करें और 10% से स्टेप अप करें, तब ये मुमकिन हो सकता है कि 10 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाए। तो
यहाँ पर 10,000 की एसआईपी को मुझे मुश्किल लगता है कि अचानक से कोई 57,000 करेगा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो ज़रूर करें। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करें और स्टेप अप ज़रूर करें। तो फिर शायद 10 साल में ना सही, लेकिन कुछ समय में जब भी आपको ये मुमकिन हो कितना आप टाइम को बढ़ा सकते हैं और समय के साथ टॉप अप करते रहिए ताकि आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। पर फिलहाल ये थोड़ा-सा जो टारगेट आपने लिया है, वो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। मेरे ख्याल से कुछ डिटेलिंग भी इनकी मिस है। अगर ये फ़ोन लाइन पर हमारे पास होते, हमारे साथ होते, तो हम इनसे और भी सवाल कर सकते थे। रवि रंजन जी, अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप फ़ोन लाइन पर हमारे साथ उपलब्ध हों अगली बार अगर सवाल भेज रहे हों, ताकि जो डिटेलिंग चाहिए वो एक्सपर्ट लाइव भी आपसे पूछ के प्राप्त कर सकें। मनोज सिन्हा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? से बोल रहा हूँ। सर, आपने जो है आपने कितने अमाउंट तक की राशि का निवेश किया हुआ है? आपने कितने तक की एसआईपी कर रखी है? 53,000। अच्छा, आपने इतने सारे फंड्स जो अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं, कोई खास वजह है? किसी ने आपको रेकमेंड किए हैं? हाँ, रिकमेंड किया था। अच्छा। उसी वजह से किया था, हाँ। सर, बहुत ज़्यादा फंड नहीं लग रहे आपको? थोड़ा ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करना है और थोड़ा 15 साल का थोड़ा प्लानिंग करना है। मुझे 10 सीआर तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ तक? चलिए, और कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं पोर्टफोलियो बैलेंस करना है तो। ठीक है। देखिए, आपने स्मॉल कैप्स तो बहुत सारे अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, इससे आपका रिस्क भी बढ़ेगा, लेकिन 10 साल आपने कहा ना मनोज जी? 15 साल। 15 साल आपने कहा। चलिए ठीक है, 15 साल के टाइम फ्रेम के लिए अभी तो 53,000 कर रहे हैं, बढ़ाएंगे इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को? हाँ, अभी 25-30 और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 20 ओके, ओके, ठीक है। विश्वजीत जी, आई थिंक आपके पास होगा इनका सवाल, तो सबसे पहले तो कुछ फंड्स छांट देते हैं। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर मनोज सिन्हा जी का पोर्टफोलियो देखें तो करीब 38,000 रुपए 53,000 में से स्मॉल कैप कैटेगरी में है, तो ऑब्वियसली ये पोर्टफोलियो को ओवरऑल थोड़ा-सा रिस्की बना देता है। थोड़े बहुत थीमेटिक फंड्स भी हैं। तो सिन्हा जी, अगर आप पोर्टफोलियो को एक बैलेंस बनाएँ, डाइवर्सिफाइड करें अक्रॉस मार्केट कैप में, जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क भी कम रहेगा और ऐसा रिटर्न्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक लंबा नज़रिया है 15 वर्ष का। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर हम देखें स्मॉल कैप में, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, इसमें आप इन्वेस्टेड रहें। बाकी जो यूटीआई का स्मॉल कैप फंड है, वहाँ से निकल कर और मेरा ही एसेट स्मॉल कैप से निकल कर आप एक लार्ज कैप फंड ले लें, तो करीब 12,000 रुपए एक लार्ज कैप फंड में जाते हैं। जो मैं सजेस्ट करूँगा, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। तो यहाँ से आपका एक लार्ज कैप का भी एक्सपोज़र मिल जाता है पोर्टफोलियो में और डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी पहल होगी। दूसरा, आपके पास एसबीआई का स्मॉल कैप है, वहाँ पर भी आप 11,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं, तो कई बार इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी लाते हैं। जैसे बाकी ज़्यादातर फंड्स ग्रोथ स्टाइल है, तो एक वैल्यू स्टाइल फंड्स भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप को हम स्विच करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में चले जाते हैं, तो एक अच्छी रणनीति रहेगी। एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी हो जाएगा पोर्टफोलियो में और एक डिफरेंट कैटेगरी ऐड हो जाएगी। जहाँ तक कि मिड कैप का सवाल है, मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एडलवाइस मिड कैप फंड अच्छे हैं, इन दोनों में निवेशित रहें। बाकी जो भी मिड कैप फंड है, वो सारी रकम आप इन्हीं 2 फंड्स में ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि ज़्यादा फंड्स ना हो। जैसा कविता जी कह रही थी कि थोड़े फंड में भी कंसोलिडेशन आ जाएगा, जो बहुत सारे फंड्स हैं मैंने देखा उसमें ओवरलैप भी है। तो ये 2 फंड्स पर्याप्त हैं मिड कैप कैटेगरी के लिए। बाकी स्मॉल कैप के लिए जैसा मैंने आपको बताया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पर्याप्त है। 2 स्मॉल कैप आप निकल कर लार्ज कैप और एक कॉन्ट्रा फंड में जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और फंड्स हैं, जिसमें कि आपने निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड ले रखा है और एसबीआई का मल्टी कैप है, जहाँ पे केवल 1,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से निकलकर एचडीएफसी के फोकस 30 फंड में आ जाए, तो एक डिफरेंट कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। मल्टी कैप की शायद इतनी आवश्यकता भी नहीं है सिन्हा साहब, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अब तीनों ही मात्रा में प्राप्त कर ली है हमने। डिफरेंट कैटेगरीज में फंड्स को डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो मल्टी कैप की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। और जहां तक कि आपके गोल का सवाल है, वो थोड़ा सा भी एग्रेसिव लग रहा है। अगर मैं 53,000 की एसआईपी लेके चलूं,
12% का CAGR 15 वर्ष का टाइम पीरियड लेके चलूं तो केवल 2,67 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन अगर 10% स्टेप अप करता हूं तो 4,60 करोड़ रुपए बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा SIP भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, 20-25 हजार रुपए आप इंक्रीज करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप अपने गोल के करीब पहुंच जाएंगे। और कोशिश करते रहें, स्टेप अप करते रहें। और ये जो फंड में जो बदलाव बताया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करें। लार्ज कैप अवश्य ले लें ताकि एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए और रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो यही मेरी तरफ से आपको सुझाव रहेंगे। मनोज सिन्हा जी, बदलाव यहाँ पर बताए गए हैं आपको क्योंकि ओवरलैप हो रहा है आपके निवेश का। कुछ और सवाल आपको पूछना है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट। अमित मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय अमित, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैडम मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा Okay. सवाल था कि मेरे पास 30 लाख का कैश बैलेंस है और मेरा टारगेट 5 साल में फाइनल कॉर्पस 2 करोड़ का करना है मुझे। तो मुझे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मालूम चाहिए था 30 लाख में मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। ओके, 5 साल को आप बढ़ा नहीं सकते टाइम फ्रेम को? मैक्स मैडम 5 to 7 इयर्स का पीरियड मैंने रखा है। 5 इयर्स मैंने मिनिमम है, 7 इयर्स मैक्स है। चलिए ठीक है, रणनीति थोड़ी सी यहाँ पे कंजर्वेटिव हो जाएगी बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्क आपके इस निवेश पर नहीं लिया जा सकता और थोड़ा सा शॉर्टफॉल भी हो सकता है। क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं? जैसे कि 30 लाख अभी आप बोल रहे हैं, क्या आप निवेश राशि को बढ़ाएंगे? तो मैडम वो मैक्स टू मैक्स वो 40 लाख तक ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। मैक्स टू मैक्स 40 लाख, तो मैं 40 लाख से एक हायर जोन पकड़ कर चलते हैं। पंकज जी, टाइम होराइजन को देखकर हम इनको ऑल इक्विटी स्ट्रैटेजी तो रेकमेंड नहीं करेंगे, बट निवेश यहाँ पे एक और 10 लाख ऐड करके इसको 40 लाख तक ये कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, जब इतना अग्रेसिव टारगेट हो आपका और आपके पास टाइम फ्रेम कम हो तो क्या ही किया जा सकता है? मेरे ख्याल से फिर ज़्यादा रिस्क लेने पर, ज़्यादा इक्विटी में पैसे डालने पर पोर्टफोलियो बहुत रिस्की हो जाएगा इनका। सदी हुई रणनीति में अगर बैलेंस रणनीति जो कि आप इनको अप्रोच आप देंगे भी, रेकमेंड भी करेंगे, कितना पॉसिबल होगा अचीव करना? बिल्कुल। देखिए अमित जी, आप जब निवेश करते हैं तो उसमें आप कितना भी कह लें मैं बहुत रिस्क लूंगा, लेकिन कोई भी एसेट है उसकी कोई तक लिमिट रहेगी। अगर हम इक्विटी की भी बात करें तो इक्विटी में अगर आप 12% के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे तो ये है क्योंकि बात हो रही है 5 साल की, तो 5 साल में मेरा सुझाव तो ये होगा कि इस वक्त पर आपको पूरा पैसा इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए और आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड इत्यादि को शामिल करना चाहिए। बट फिर भी यदि मैं 12% का भी CAGR मानकर चलूं तो आपको बता दूं कि 30 लाख से आप करीब 53 लाख रुपए 52.87 लगभग निकल कर आता है 12% के CAGR पर 5 साल में। तो आप कह रहे हैं कि आपको इकट्ठा करना है 2 करोड़ और यहाँ पर हो पा रहा है लगभग 53 लाख या उससे थोड़ा कम, तो काफी बड़ा गैप है। यदि आप 40 भी कर देते हैं, मैं आपको बता दूं, रूल 72 के हिसाब से बात करते हैं तो आपका 12% के हिसाब से 6 साल लगेंगे पैसा डबल होने के लिए, यानी कि 2 करोड़ चाहिए तो आप 6 साल में अगर एक करोड़ भी निवेश करेंगे तो 2 करोड़ हो पाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर उम्मीद कर रहे हैं कि 30 लाख रुपए आपके बन जाए 2 करोड़ रुपए 5 साल में, मतलब कि 46% का CAGR आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 12% का 13-14 हो जाए, 15 हो जाए, वो भी उम्मीद रखना शायद मुमकिन हो सकता है, लेकिन 46% का CAGR हर साल यानी कि 46% से बड़े नामुमकिन सा लगता है। तो इसके लिए मेरी राय यह है कि आपका जो टारगेट है उसे रिवाइज कीजिए, रियलिस्टिक रखिए और इस तरह निवेश कीजिए कि पैसा आपका सुरक्षित भी रहे, बढ़े भी। और ऐसे में इस वक्त के हिसाब से बात करूं तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। साथ में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसे ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसे शामिल कीजिए। व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उसे शामिल कीजिए। और यदि आपको इक्विटी में प्योर करना है तो वहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड HDFC, ICICI, निपॉन इंडिया, किसी का भी एक आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को शामिल कर लीजिए।
आप ऐसी उम्मीद तो शायद मेरे हिसाब से ना रखें कि आपको 2 करोड़ बनेंगे, और इस तरह निवेश करेंगे तो पैसा आपको ज़रूर बढ़ने की उम्मीद है। और फिर जैसा आपने कहा थोड़ा समय 5 की जगह और बढ़ा लें, थोड़ा पैसा बढ़ाएँ, तो जितना अधिक हो सकेगा उतना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन 2 करोड़ तो मुझे यहाँ मुमकिन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, 30-40 लाख के निवेश से। तो क्लियरली अमित, जैसा कि शुरुआत में भी मैं आपको बता ही रही थी, थोड़ा सा कम पड़ रहा है टाइम फ्रेम भी और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी। बताइए, कुछ और पूछना चाहते हैं आप पंकज जी से, कोई और तरह की रणनीति? ये जो फंड्स आपने जो अभी बताया वो रिपीट कर सकते हैं? बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का, मल्टी एसेट एलोकेशन। सो आई थिंक फंड्स को वापस नोट डाउन करने के लिए हमारा शो हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाता है, आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए फंड्स के नाम। उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी को लेके सवाल पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं पंकज से। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पंकज जी, सोनम का ही मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ। अरुणाचल से इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है, और एसआईपी भी है, लमसम भी है। एसआईपी के फंड्स आपके पास होंगे, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, माइक्रो कैप है मोतीलाल ओसवाल का। बाकी इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं लमसम के और एसआईपी के। टारगेट इज़ 3 CR और 15 साल तक ये इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसके चलते इन्होंने मेल पे ही लिखा हुआ है कि शायद फ़ोन पर बातचीत ना हो। तो बताइएगा, एसआईपी का पोर्टफोलियो, लमसम का पोर्टफोलियो आपको कैसा लगता है? देखिए, यहाँ पर स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन जो स्कीम का सिलेक्शन है, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे फ़ोन पर नहीं है, होते तो मैं बहुत सारी बातें पूछ सकता था, लेकिन अगर हम नज़र डालें पोर्टफोलियो के ऊपर, तो लमसम में इन्होंने माइक्रो कैप फंड भी लिया हुआ है, चलिए ठीक है, 15 साल का नज़रिया है, उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ फंड ऑफ फंड इन्होंने लिया हुआ है, यानी कि वो थीमेटिक फंड है। उसके साथ ही एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो भी थीमेटिक फंड है। तो इन्होंने थीमेटिक फंड को शामिल किया है, माइक्रो कैप को शामिल किया है। ये तो बात थी एसआईपी की, तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो अग्रेसिव हो रहा है। पर आप लमसम देखें तो और सरप्राइजिंगली 4 फंड्स हैं और चारों के चारों इन्होंने थीमेटिक फंड लिए हुए हैं, यानी एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी, उसके बाद एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रो का निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। तो यानी कि यहाँ पर जो फंड लिए हैं वो थीमेटिक फंड्स हैं, और थीमेटिक फंड हम जानते हैं कि यहाँ पर नैरो मैंडेट होते हैं। आपको समय समय पर यहाँ पर देखना होता है कि कौन सी थीम आगे अच्छा करेगी। तो आप यदि बदलाव नहीं कर पाए समय के अनुसार तो रिस्की हो जाता है। और जिस तरह का पोर्टफोलियो बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया गया है। शायद ये एनएफओज आए और उस टाइम पर निवेश कर लिया। फंड्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 15 साल की स्ट्रेटजी को देखते हुए शायद ये सुटेबल नहीं होंगे। तो पहला बदलाव तो यह है कि लमसम में जो निवेश किया है, मैं नहीं कहूंगा कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए ठीक है। 6 महीने के बाद दोबारा से रिव्यू कीजिए, ये थीम्स कैसा आगे कर सकती हैं, उस वक्त एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, उसके हिसाब से आप डिसीजन उस वक्त जरूर लें। दूसरी बात, जो एसआईपी है उसमें दोनों थीमेटिक फंड, उनमें से आप निकल जाएं। उसकी जगह पर आपके पास ऑलरेडी दूसरे फंड्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड है आपके पास, उसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, उसमें बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट को। उसके अलावा मिड कैप में अलग से फंड नहीं है जो आप बंद करेंगे। एसबीआई ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव फंड ऑफ फंड, इसमें से निकलकर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को आप शामिल कर सकते हैं। तो मिड कैप फंड नहीं है, वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो ये बदलाव जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट एक थीमेटिक फंड को बंद करके आप मिड कैप फंड को स्टार्ट करें। और साथ ही जो मल्टी कैप फंड आपके पास में मोतीलाल ओसवाल का, उसमें भी एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और लमसम के बारे में जो मैंने कहा, 6 महीने बाद आप जरूर रिव्यू करें और एक इन्फॉर्म डिसीजन जरूर लें, उस वक्त ये जरूरी है। बात अगर टारगेट की हो, तो यहाँ पर ये चाहते हैं 3 करोड़ रुपए 15 साल में। ज्यादा कुछ नहीं, एक तो 5,000 से आपको एसआईपी बढ़ानी होगी इमीडिएटली। तो अभी जो एसआईपी कर रहे हैं उसमें 5,000 रुपए आप ऐड कर दें, 22,000 की एसआईपी कर रहे हैं, बढ़ाकर हो जाएगी 27,000 रुपए की। और साथ में 10% से हर साल स्टेप अप करें, तो 15 साल में 12% के सीएजीआर पर 3 करोड़ रुपए की उम्मीद आप रख सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने सोनम को सलाह दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है। और उम्मीद करते हैं सोनम कि आप यूट्यूब पर ये शो ज़रूर देख लें। और क्योंकि आपने काफ़ी डिटेल में अपना सवाल पूछा है और पंकज जी ने काफ़ी डिटेल में आपको सलाह दी है, इसके बावजूद कोई पूछना हो सवाल तो अपना सवाल आप हमें वापस भेज सकते हैं। सोनू पाठक का सवाल लेंगे। विश्वजीत जी, आपके पास है इनका शायद सवाल। बहुत क्लियरली इन्होंने कुछ फंड्स अपने नाम दे रखे हैं। आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोतीलाल का मिड कैप लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है। और फिलहाल जो डिटेल्स हैं, इन्होंने 4,000 का निवेश कर रखा है, लेकिन 10 इयर्स में इनका गोल है 1 CR का। थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है इनको भी यहाँ पर। विश्वजीत जी, कैसे सेट किए जाते हैं रियलिस्टिक गोल, विश्वजीत जी? जी, बहुत अच्छा सवाल है कविता जी। देखिए गोल थोड़ा-सा जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, आप 12% का अगर रिटर्न लेके चलते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसी प्लानिंग करें तो आप अपने गोल को थोड़ा रियलिस्टिक बना सकते हैं। लेकिन अगर ₹4000 का निवेश कर रहे हैं और 10 साल में आप 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा-सा एम्बिशियस हो जाता है। केवल 9 लाख 30,000 रुपए बनते हैं यहाँ पर। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, अगर ₹45,000 तक की आप एसआईपी लेके जाएँ, तब जाके आप कहीं 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। तो सोनू जी, थोड़ी-सी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि आप स्टेप अप भी करें और अगर कहीं से लमसम पैसा मिलता है वो भी निवेश करें और थोड़ा-सा रियलिस्टिक, जैसा कविता जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रियलिस्टिक बनाएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में, काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, बहुत अच्छा है। लार्ज कैप फंड बिल्कुल निवेशित रहें, ₹2000 आप निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल का मिड कैप फंड है, ये भी बहुत अच्छा फंड है, इसमें भी निवेशित रहें। और आपने जो आईसीआईसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले रखा है, ये थोड़ा-सा एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, तो यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है एंट्री और एग्जिट का, तो कोशिश करें इससे आप बचें। और इसकी जगह जो आपके पोर्टफोलियो में कमी है स्मॉल कैप फंड की, उसको ऐड ऑन कर लें। तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड, इसको आप ऐड कर सकते हैं। और आगे की जो भी रकम आप ऐड कर रहे हैं, इन्हीं 3 फंड्स में बढ़ाते जाएँ। अभी ज़रूरी नहीं है कि और नए फंड्स ऐड ऑन करें। करीब-करीब 10-15 हज़ार रुपए तक तो आप इन्हीं 3 फंड्स में अपनी एसआईपी ऐड करें और जितना लमसम हो सकता है, जितनी स्टेप अप हो सकती है, उतना स्टेप अप बढ़ाएँ ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब तक पहुँच पाएँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगेन, सोनू, रियलिस्टिक गोल सेट करने की ज़रूरत है। देखिए, लक्ष्य बांधना और उस तरह के लक्ष्य बांधना जिनको आप अचीव कर सकें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड में भी जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो निवेश को भी समय देना होता है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड कर सके, और उसकी तमाम बुनियादी जानकारी आपको विश्वजीत जी ने दे दी है। ऑल द बेस्ट। आप ही के लिए दूसरा सवाल है विश्वजीत जी, और ये सवाल है सुशांत का। ओके, 15 साल में अब इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। टोटल एसआईपी अमाउंट इनकी 15,000 है। यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स है, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट इन्होंने रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। और गोल्ड में भी ये करना चाह रहे हैं 2,000 रुपये की एसआईपी। बहुत इंटरेस्टिंग। कम से कम इनकी अमाउंट 15,000 रुपये है। हालांकि बढ़ाई ज़रूर जानी चाहिए विश्वजीत जी, लेकिन ये फिर भी ऑन ट्रैक है। बताइए। सुशांत जी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। 15,000 तो शायद ना आपको 1 करोड़ तक ले जा पाएँ, लेकिन अगर आप 5,000 की एसआईपी इंक्रीज़ कर दें अपने एसआईपी अमाउंट में, तो 20,000 की एसआईपी, 12% का सीएजीआर, 15 वर्ष में आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक सुशांत जी पहुँच पाएँगे, नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर। और जो आपके फंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। काफ़ी पोर्शन जो है लार्ज कैप फंड्स में है। एक एक्टिव फंड है, एक पैसिव फंड है, तो मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति है, आप दोनों में निवेशित रहें। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड भी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, ₹4,500 यहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा क्वांट का स्मॉल कैप है, कुछ समय से यहाँ पे परफॉर्मेंस शायद नहीं देखने को मिली है, बट अभी आप, मुझे ऐसा लगता है, कुछ समय वेट कर सकते हैं क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप को लेके काफ़ी एग्रेसिव है, तो आने वाले समय में शायद आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिले। अदरवाइज़ 5-6 महीने के बाद आप कॉल ले सकते हैं कि आपको इस फंड में रहना है या नहीं रहना है। जो बाकी आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, बहुत अच्छा फंड है आईसीआईसीआई का, डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करता है। बट क्योंकि सुशांत जी आपका 15 वर्ष का नज़रिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जगह आप एक अच्छा मिड कैप फंड लें, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, लार्ज कैप भी हो जाएगा, मिड कैप भी हो जाएगा और स्मॉल कैप भी हो जाएगा। ज़्यादातर वर्ल्ड इन्हीं 3 कैटेगरीज़ में रिवॉल्व करता है, तो मिड कैप अभी मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की जगह आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में चले जाएँ, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा। और जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, वैसे तो मल्टी एसेट फंड में गोल्ड थोड़ा बहुत एक्सपोज़र होता है,
बट आप उसके लिए अलग से गोल्ड फंड लेना चाहते हैं तो एक्सिस का गोल्ड फंड या आईसीआईसीआई प्रू का रेगुलर सेविंग गोल्ड फंड, एएमसी का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। गोल्ड की कैटेगरी में जो रिटर्न मिलता है वो आसपास ही होता है फंड्स में, तो आप इनमें से किसी भी एक फंड में निवेश कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि पोर्टफोलियो का 10% आपका गोल्ड में निवेशित होना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो ये भी अक्रॉस एसेट क्लास आपको एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। और पिछले वर्ष हमने गोल्ड में काफी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली, हालांकि अभी थोड़े समय से गिरावट भी है। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हेज भी आपको मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी फंड्स काफी अच्छे हैं, केवल एक मिड कैप जरूर ऐड कर लीजिए और 5,000 रुपए की एसआईपी और इंक्रीज कर लीजिए, आप अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। राइट, चलिए तो सुशांत को ये सलाह मिलती हुई और इसी के साथ आप दोनों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, समय दिया दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और दर्शकों से भी गुजारिश है कि अपने सवाल हम तक लगातार पहुंचाते रहें। अगर व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं, जिसको आपको नोट डाउन करना है। अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स, म्यूचुअल फंड्स में अगर एसआईपी करते हैं तो कितनी तक की एसआईपी है, कितने साल तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ये तमाम डिटेल्स आप हमें दे दीजिए ताकि हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं यूट्यूब पर लाइव देखने के बाद। एक छोटा